राम सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम ग्राम विकास अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी फुल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट में एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और आज का चैप्टर रहने वाला है परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण, जो कि ये पंचायत का ही मामला है। परिवार रजिस्टर को बनाता है हमारा पंचायत सचिव और जन्म मृत्यु पंजीकरण को भी पंचायत सचिव ही बनाता है। अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश के गांव के रहने वाले हैं तो इस प्रकार के परिवार रजिस्टर के नकल जरूर आपने अपने पंचायत सचिव से, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी से लिया होगा और इस प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाए होंगे। तो आज देर न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक का बटन भी दबाएं। अगर कुछ कमियां लगे तो कमेंट करके उसे भी ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार रजिस्टर जन्म मृत्यु पंजीकरण। इसके पहले हमने पंचायत सिटीजन चार्टर को देखा, पंचायत सचिवालय को देखा, कॉमन सर्विस सेंटर को देखा, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को देखा, पंचायतों में ई गवर्नेंस को देखा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल 2023। परिवार रजिस्टर या कुटुंब रजिस्टर इसको भी कहते हैं, यह दस्तावेज है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे रहते हैं। जो जिंदा है सदस्य उन सभी के इसमें नाम लिखे होते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो या किसी की पत्नी हो, सबका नाम लिखा रहता है। पंचायत सचिव के पास होता है, पूरा रिकॉर्ड है गांव में कितने लोग रहते हैं। परिवार में जब भी किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो इसकी जानकारी परिवार रजिस्टर में अपडेट कर दी जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे आधार कार्ड बनवाना है आपको या पेंशन, किसी पेंशन का लाभ लेना है अपने उत्तर प्रदेश सरकार के, तो ये परिवार रजिस्टर का नकल लेना पड़ता है। या किसी का बच्चा हुआ और उसको आधार कार्ड बनवाना है तो इसी जरिए बनता है। मृत्यु किसी को चुकी है तो मृत्यु दर्शाया जाएगा परिवार रजिस्टर में, तो उसके माध्यम से वो जो बैंक में पैसा है वो निकाला जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी परिवार के सदस्यों की पहचान का सत्यापन भी किया जाता है, मतलब वेरीफाइड किया जाता है कि ये फलाने के परिवार का लड़का है, उनका लड़का, उनका पोता है। परिवार रजिस्टर के क्या लाभ हैं? परिवार रजिस्टर का उपयोग बहुत तरह के प्रमाण पत्र बनवाने में होता है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कॉलेज, स्कूलों में छात्रवृत्ति लेने के लिए परिवार रजिस्टर आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के लिए राज्य के नागरिकों के लिए परिवार रजिस्टर बहुत ही आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र बनवाने एवं पेंशन का लाभ लेने के लिए भी परिवार रजिस्टर अति आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक परिवार रजिस्टर के माध्यम से किसी भी प्रकार के सरकारी कागजात बनवा सकते हैं। एक तरीके का परिवार रजिस्टर को समझिए कि प्रूफ है कि आप फला गांव के निवासी हैं और फला गांव में आपके पिताजी ये हैं, आपकी माता जी हैं। आप देखेंगे परिवार रजिस्टर में नीचे साइन होता है, किसका साइन होता है? तो पंचायत सचिव का साइन होता है। मतलब उन्होंने वेरीफाइड किया और मुहर स्टैंप भी लगाया है अपना कि ये जो मैं परिवार रजिस्टर का नकल बना के दे रहा हूँ ये फुल्ली रूप से मैंने जांच किया है, एकदम सही है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वो उनको पता है, क्योंकि प्रधान के बातचीत करके ही जो पंचायत सचिव होता है वो बनाता है परिवार रजिस्टर को, तो उसको पता होता है ये इस गांव का निवासी है, तभी उसका बन पाता है। उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर के उपयोग क्या क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर का उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कई सेवाओं व योजनाओं, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आय निर्धारित करने में, ऑनलाइन घर बैठे परिवार रजिस्टर की कॉपी प्राप्त करने में, बैंक से मृतक का पैसा निकालने में, मृतक दावा करने में आदि में आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता उत्तर प्रदेश राज्य में क्या क्या होगी? तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी,
होना चाहिए अगर उसको उसे परिवार रजिस्टर का नकल चाहिए तो। आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए सभी दस्तावेज होना आवश्यक है। एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा, क्या व्यवसाय करते हैं ये सब भी लिखा जाएगा, और साक्षर निरक्षर ये सब लिखा जाएगा। राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र की बनने की जरूरत पड़ती है, और पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी पड़ती है, और आपके मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। और रिकॉर्ड के लिए रखते हैं कि आप परिवार रजिस्टर का नकल ले गए तो कहाँ लगाया कहाँ नहीं लगाया। ये तो रहा परिवार रजिस्टर। अब बात करते हैं जन्म मृत्यु पंजीकरण की। ये किसका अधिकार है, कौन बताता है, और कौन जन्म मृत्यु पंजीकरण का प्रमाण पत्र देता है। अब हम इसको देखेंगे। परिवार रजिस्टर को तो हमने देखा बड़ा सिंपल है। अगर आप परिवार रजिस्टर बनवाना चाहते हैं तो अपना आधार कार्ड ले जाइए, मोबाइल नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, एक फोटो ले जाइए। पंचायत सचिव आपको नकल दे देगा कि आप इस परिवार के हैं, आपका गांव ही है, सब वो वेरीफाई कर देगा। अब जन्म मृत्यु पंजीकरण है तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रचलित प्रणाली में रजिस्ट्रार स्तर पर बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करनी होती थी। जो पहले होता था तो उसमें एक रजिस्ट्रार था, उसके जरिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण होता था। उसको बहुत अधिक कागजी कार्रवाई करनी होती थी, जिससे रजिस्ट्रार का जो मेन काम है सांख्यिकी प्रतिवेदन भेजने का कार्य प्रभावित होता था, उसका पर्सनल कार्य प्रभावित होता था। तो इसमें क्या किया गया, इसके उपाय हेतु भारत सरकार द्वारा आदर्श जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विकसित की गई, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में नई नियमावली बनाई गई 2002 में, जो कि 22 मार्च 2023 से पूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। कब से? 22 मार्च 2023 से प्रभावी है। इसकी भूमिका क्या है? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु तथा मृत जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया है। जब से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम लागू हुआ है 1969 में, तब से हर बच्चे का जन्म और जो मरा उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो चुका है। इसके बाद देखते हैं, अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया है। मतलब ये जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण होगा, इसमें कई अधिकारियों को नौकरी दी गई है। उनका कार्य यही है कि किस गांव में कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, इसका पूरा डेटा इकट्ठा करें। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। जो भारत के महारजिस्ट्रार हैं, इनकी भी जो 1969 वाला अधिनियम है जन्म मृत्यु पंजीकरण का, इसके तहत ही की जाती है उनका नियुक्ति। वे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण और अधिनियम की कार्यविधि से संबंधित मामलों में निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाले केंद्रीय पदाधिकारी हैं। कौन है ये? महारजिस्ट्रार जो हैं, वो जो भी किसी भी राज्य में, संघ राज्य में कोई जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस कार्यविधि से संबंधित मामलों में निर्देशन और मार्गदर्शन करने वाले केंद्रीय पदाधिकारी हैं हमारे महारजिस्ट्रार साहब। उन्हें विभिन्न राज्यों में अधिनियम की कार्य विधि के संबंध में केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। एक साल में वो एक बार रिपोर्ट तैयार करते हैं और केंद्र सरकार को भेजते हैं। उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 के स्थान पर संशोधित उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई है, जो कि दिनांक 22 मार्च 2003 से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। उसको बनाया गया 2002 में, लेकिन लागू किया गया 22 मार्च 2003 को। जन्म मृत्यु की संशोधित प्रणाली में रजिस्ट्रार स्तर पर प्रयुक्त किए जाने विभिन्न प्रपत्र निम्न है। कौन कौन से कागज होते हैं, कितने, मतलब फॉर्म संख्या कितना किस लिए होता है, इसको हम देखते हैं। तो जो प्रपत्र संख्या 1 होता है वो जन्म सूचना पत्र के लिए होता है। प्रपत्र संख्या 2 जो होता है वो मृत्यु सूचना पत्र के लिए होता है। प्रपत्र संख्या 3 है मृत जन्म सूचना प्रपत्र के लिए बनाया गया है। प्रपत्र संख्या 4 व 4 का मृत्यु की चिकित्सीय प्रमाण पत्र, मतलब जो आदमी की मृत्यु हुई है, अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आया है, उसके लिए प्रपत्र संख्या 4 व 4 का इस्तेमाल किया जाता है। प्रपत्र संख्या 5 का इस्तेमाल
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए किया जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है और प्रपत्र संख्या 5 पे बनाया जाता है और प्रपत्र संख्या 6 पे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। जन्म का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो प्रपत्र संख्या 7 पर होता है और मृत्यु का रजिस्टर जो होता है वो प्रपत्र संख्या 8 पर होता है और मृत जन्म रजिस्टर जो तैयार किया जाता है वो प्रपत्र संख्या 9 पर किया जाता है। प्रपत्र संख्या 10 पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और प्रपत्र संख्या 11 पर जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है और प्रपत्र संख्या 12 पर मृत्यु की मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है। 11 पे जन्म का मासिक रिपोर्ट और 12 पे मृत्यु की मासिक रिपोर्ट और प्रपत्र संख्या 13 पे मृत जन्म की मासिक रिपोर्ट दोनों की दी जाती है। लेकिन इसमें हम नोट करने वाली बात है जो 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 देख रहे हैं, जन्म सूचना पत्र, मृत सूचना पत्र और मृत जन्म सूचना पत्र। ये आगे चल के जो है हमारा 7, 8, 9 है, 7, 8, 9 इसमें बदल जाता है। जब इसकी कार्रवाई पूरी होती है विधि विभाग रजिस्ट्रीकरण के पश्चात क्रमशः प्रपत्र संख्या 7, 8 और 9 कहलाएंगे तथा वार्षिक जिल्दसाजी के बाद क्रमशः जन्म मृत्यु व मृत जन्म रजिस्टर होंगे। वो तो एक मतलब रफ, इसको 1, 2, 3 को रफ समझिए, फेयर होता है 7, 8 और 9 में इनका। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली एवं उसकी उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है। तो जन्म मृत्यु के अभिलेख से व्यक्ति विशेष की पहचान, नाम, पारिवारिक संबंध, जन्म का स्थान आदि की जो सूचना प्राप्त होती है वह राष्ट्रीयता निर्धारित करने का मुख्य आधार है। जो हम इंडियन है कैसे पता चलता है, तो जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, उसी से पता चलता है कि हम इंडियन हैं, हमारे पिताजी कौन है और हमारा जन्म का स्थान कहाँ था, हॉस्पिटल में था, किस जिले के हॉस्पिटल में था, कहाँ था, ये सब पता लगता है उससे। और जन्म प्रमाण पत्र की स्कूल में प्रवेश हेतु, आयु को प्रमाणित करने, रोजगार प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, कानूनी संविदा करने, विवाह आदि के लिए सामान्यतः आवश्यकता होती है। मतलब एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। अब तो सरकार ने कह दिया है जो पहले के भी पैदा हुए हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी है। मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार सिद्ध करने, संपत्ति बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावा साबित करने में सामान्यतः आवश्यकता होती है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है कि उसके खाते में जो पैसा है जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो कैसे निकालेगा, तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएगा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ और इनके संपत्ति पे, बीमा पे, सामाजिक सुरक्षा पे मेरा दावा है। इसके बाद प्रशासनिक प्रयोजनों में जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम, माता व शिशु के प्रसव के बाद की देखभाल करने तथा टीके एवं प्रतिरक्षण टीके लगाने आदि के कार्यक्रमों के लिए जन्म के रिकॉर्ड का आधार है। जब आपका जन्म प्रमाण पत्र बना होता है उसी हिसाब से आपको टीका लगाया जाता है कि 6 महीने पे टीका लगाया जाएगा, साल भर पे, 9 महीने पे, 1 महीने पे। मृत्यु के रिकॉर्ड का संक्रामक तथा महामारी रोगों की व्याप्तता और इन्हें रोकने के लिए तत्काल उठाए जाने वाले कदमों के संकेतकों के रूप में उपयोगी है। मृत्यु का रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है कि मृत्यु कैसे हुई इंसान की, ऐसा तो नहीं किसी महामारी की वजह से हो रही है, कोई संक्रामक रोग लग रहा है, तो जो अगर किसी रोग से होता है तुरंत उस क्षेत्र में उसकी जो भी कार्रवाई होगी करी जाएगी कि ये महामारी और संक्रामक रोग ना फैले। जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। चलिए, भारत में जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपना अधिनियम 2003 वाला है। इस अधिनियम ने लागू होने के दिनांक से संपूर्ण भारत में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में एक रूपता स्थापित करते हुए जन्म मृत्यु की सूचना और रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य कर दिया है 1969 से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 बनाई गई थी, जो दिनांक 8/1/1977 से संपूर्ण प्रदेश में लागू थी। उसके बाद क्या हुआ, 76 में बनाई गई, इसके अपना पर्सनल 77 में संपूर्ण प्रदेश में लागू हुई। लेकिन उसके बाद इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों पर जन्म मृत्यु और मृत जन्म की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण किया जाता था।
इसके नियमों के विलंबित रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, बच्चे के नाम का अंकन, प्रमाण पत्रों को निर्गत करना, मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण, प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना, अपराधों के प्रशमन की शक्ति तथा अभिलेखों की सुरक्षा एवं रख रखाव, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन तथा प्रेषण आदि प्रावधानित था। इसी प्रकार संशोधित जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन और प्रेषण संबंधी नए प्रपत्रों आदि को प्रदेश में लागू किए जाने में पुराने नियमों में संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई। जो 77 में बना था, जो लागू हुआ था, उसमें महसूस किया गया कि इसमें संशोधन करना चाहिए, जिसको संज्ञान में लेते हुए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण मॉडल नियमावली 1999 को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म परिवर्तन सहित छोटा 77 में बिल्कुल छोटा संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई, जो शासकीय राज्यपत्र में प्रकाशन की तिथि 22 मार्च 2003 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। 77 वाला जो बना हुआ था जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश में, उसमें संशोधन करके 2002 में एक अधिनियम बनाया गया और उसे 22 मार्च 2003 को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू करवाया गया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू करवाया गया। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संगठन किस प्रकार से है, राज्य स्तर पर कौन अधिकारी है, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, इसको हम देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकरण संगठन का स्वरूप निम्न है। राज्य स्तर पर जो है मुख्य रजिस्ट्रार होते हैं, वो काम करते हैं जन्म और मृत्यु उत्तर प्रदेश, महानिदेशक हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के, इनको मुख्य रजिस्ट्रार जो हैं राज्य के हमारे, वही महानिदेशक भी हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के। उसके बाद इनके नीचे अपर मुख्य रजिस्ट्रार हैं, अपर निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, उप निदेशक जी भी हैं पंचायती राज के उत्तर प्रदेश लखनऊ, इनका भी कार्य इसी में लगा हुआ है जन्म मृत्यु के लिए। ये 3 अधिकारी हैं हमारे राज्य स्तर पर। उप मुख्य रजिस्ट्रार भी हैं राज्य स्तर पर ही, 4 अधिकारी हैं टोटल, मुख्य रजिस्ट्रार, अपर मुख्य रजिस्ट्रार, उप निदेशक, अपर निदेशक और उप मुख्य रजिस्ट्रार। इसके बाद मंडल स्तर पर एक अधिकारी है, अपर मुख्य रजिस्ट्रार मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। जिला स्तर पर है जिला रजिस्ट्रार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ, अपर जिला रजिस्ट्रार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगरीय क्षेत्र और जिला पंचायती राज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र, डीपीआरओ साहब भी हैं इसमें। अन्य स्तर पर रजिस्ट्रार है नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नगर पालिका परिषद में, और ग्राम स्तर पे हमारा जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है वो ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, वो जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्रीकरण और पंजीकरण करेगा। रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रियाएं क्या है? जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधान के अनुसार संपूर्ण देश में स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर घटित जन्म और मृत्यु की समस्त घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना है। जो भी अधिकारी बनाए गए हैं उनका मुख्य कार्य है जो भी उनके क्षेत्राधिकार में जन्म हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है। अब बच्चों के नाम का रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा? किसी का बच्चा होता है तो उसका कैसे नाम होगा? किसी का गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसका कैसे नाम होगा? कोई गुमशुदा आदमी मरा हुआ है तो उसे मृत्यु किस गांव में दिखाया जाएगा, कहाँ दिखाया जाएगा, इसको देखते हैं। बच्चे का जन्म रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के भी किया जा सकता है। किसी के घर में अगर बच्चा हुआ, उन्होंने अपना नाम नहीं रखा है बच्चे का, तो भी रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 के नियम संख्या 10 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किए गए जन्म में बच्चे के नाम की प्रविष्ट उसके माता पिता या संरक्षक की लिखित अथवा मौखिक सूचना के आधार पर रजिस्ट्रीकरण तिथि 1 वर्ष के भीतर करेगा। मतलब कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो 1 साल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा और उसका नाम 1 साल के अंदर उस जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है उस पर लिख देगा। भारत से बाहर भारतीय नागरिकों के जन्म और मृत्यु और रजिस्ट्रीकरण, अगर कोई भारत का नागरिक है लेकिन कहीं फॉरेन में रहता है, उसका बच्चा हुआ तो कैसे रजिस्ट्रीकेशन कराएगा? तो विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों
संबंधित जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण जो भी है वो नागरिकता अधिनियम जो 1955 वाला है और तत्संबंधी नागरिकता भारतीय कौंसिल रजिस्ट्रीकरण नियम 1956 में जो निर्धारित रूल है, व्यवस्था है, उसके अनुसार भारतीय कौंसिल द्वारा किया जाता है तथा जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। ये जो इनका रजिस्ट्रेशन है विदेशियों का, ये किसका जिम्मेदारी है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 और भारतीय कौंसिल रजिस्ट्रीकरण नियम 1956, इनका रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, इनके अंडर में इसका रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 20(2) के अनुसार ऐसे भारतीय दंपत्ति जो भारत में बसने की दृष्टि से वापस आते हैं तो वे अपने बालक बालिका को भारत पहुंचने की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी भी समय बालिक बालिका के जन्म का रजिस्ट्रीकरण जहां वे सामान्यतः रहते हैं उस क्षेत्र के स्थानीय रजिस्ट्रार से कराएंगे। अगर वो अपना मतलब कोई भी विदेशी भारतीय दंपत्ति भारत में बसने की दृष्टि से आता है, पहले फॉरेन रहता था, अब यहीं रहेगा, तो अपने बालक बालिका का रजिस्ट्रेशन है वो 60 दिन के भीतर उन्हें कराना होगा। किससे कराना होगा? उस स्थानीय रजिस्ट्रार से कराना होगा जिस एरिया में वो जहाँ रह रहे होंगे। गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा? मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण हेतु मृत्यु के दिनांक एवं स्थान की सूचना आवश्यक है, ठीक है, परंतु गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में मृत्यु की सही तिथि और स्थान का निर्धारण नहीं हो पाता है। कोई गुमशुदा व्यक्ति है, कहाँ मरा, कैसे मरा, उसको कुछ पता नहीं चल पाता है, तो उनका कैसे किया जाएगा? तो साधारणतः 7 वर्ष तक जिस व्यक्ति को सुना व देखा न गया हो उसे मृत माना जाता है तथा इस संबंध में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः इस प्रयोजन के लिए न्यायालय में दायर वाद में लिखित अथवा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि व स्थान निर्भर किया जाता है। अब ये न्यायालय का फैसला है, उसकी जो स्थान है, कहाँ उसकी मृत्यु हुई और तिथि तारीख जो है वो न्यायालय डिसाइड करता है। अब गोद लिए गए बच्चों का रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा? तो रजिस्ट्रीकरण बच्चे की गोद लिए जाने की स्थिति में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चे के माता पिता का नाम रजिस्ट्रार मूल अभिलेख में संशोधित करते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा। जैसे किसी का बच्चा था पहले, तो उसने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो उसके पिताजी का नाम उसमें लिखा होगा, तब वो संशोधन कराया जाएगा मूल अभिलेख में जहाँ भी लिखा गया है, और जिसने अब गोद लिया है उसको उसका माता पिता बनाया जाएगा। अपराध, दंड और अभियोजन। इसमें अपराध क्या है? अगर कोई कैसे कोई गलत काम करता है जन्म और मृत्यु पंजीकरण में, तो अपराध क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को 50 रुपए से अधिक के जुर्माने से दंडित नहीं किया जा सकता। इस केस में किसी को भी 50 रुपए से अधिक का जुर्माना से दंडन नहीं किया जाएगा। यह वह धारा 8(9) के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी नहीं देता अथवा दिलवाता है जिससे वह जानता है अथवा विश्वास करता है कि वह विशिष्टियां जिन्हें जानना अथवा रजिस्ट्रिक्ट अपेक्षित है। अगर मैं किसी को जानता हूँ और मुझे उसका सब पता है सही सही, फिर भी अगर मैं जानकारी नहीं देता हूँ और वो गलत जानकारी दे रहा है, तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। मिथ्या यह है कि धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्ण और निवास स्थान लिखने या अपना अंगूठा लगाने से इनकार करता है तो भी दंड का प्रावधान है। कोई रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाली किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित विवरणियों भेजने में उपेक्षा करेगा। कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जो उसके इलाके में जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन हो रहा है और धारा 19 की उपधारा 1 द्वारा जो अपेक्षित है कि ये भेजा जाएगा, विवरण भेजा जाएगा, वो भेजने से उपेक्षा करता है, नहीं भेजता है, अथवा उससे इनकार करेगा, तो 50 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। कौन दंडनीय होगा? जो अधिकारी है वही दंडनीय होगा। कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु कारण का प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा, कोई भी चिकित्सा अधिकारी है, अगर वह तुम्हारे मृत्यु कारण का प्रमाण पत्र नहीं देता है और या अथवा उससे इनकार करता है तो 50 रुपए तक के जुर्माने से दंडित होगा। यहाँ 50 रुपए गलत लिखा हुआ है, 50 रुपए तक के जुर्माने से वह भी दंडित होगा जो डॉक्टर है, अगर वो मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं देता है।
और रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार भी 50 रुपये से दंडित होंगे अगर वो किसी के जन्म और मृत्यु पंजीकरण में देरी कर रहे हैं, अब विवरण सही से नहीं बना रहे हैं तो। अब देखते हैं जो भारत का महारजिस्ट्रार है जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है, वो क्या करता है। केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी। ठीक, केंद्र सरकार ऐसे अन्य अधिकारी भी ऐसे पदनामों से जैसे वह ठीक समझे महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय समय पर प्रतिकृत करे महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगी। उनके नीचे भी कुछ अधिकारियों का नियुक्ति किया जा सकता है। महारजिस्ट्रार उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम कार्यान्वयन विषय वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा। जितने भी राज्यों में रजिस्ट्रार हैं, मुख्य रजिस्ट्रार हैं, वो अपना वार्षिक रिपोर्ट देते हैं किसको, महारजिस्ट्रार को, और महारजिस्ट्रार किसको देता है, केंद्र सरकार को। अब इस ऐसे समझिए जब तक जम्मू कश्मीर था 370 था वहां पर, तो वहां लागू नहीं होता था, लेकिन अब संपूर्ण भारत में जो यह हमारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण है पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। वहां के मुख्य रजिस्ट्रार डेटा को महारजिस्ट्रार को भेजते हैं और महारजिस्ट्रार केंद्र सरकार को देता है। और जो मुख्य रजिस्ट्रार होता है कौन है, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी राज्य के लिए मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी। मुख्य रजिस्ट्रार जो होते हैं हर राज्य में एक होते हैं और जो महारजिस्ट्रार है पूरे भारत का एक है। राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारी भी ऐसे पदनामों से जैसा वह ठीक समझे मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय समय पर प्रतिकृत करे मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगी। ऐसे भी कुछ अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं जो ये मुख्य रजिस्ट्रार है उसके नीचे उसके लिए उसकी मदद करने के लिए कार्य करेंगे। और जो राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के यदि कोई हो अध्याधीन रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों और तदीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा उस राज्य का हो। और इसके बाद जिला रजिस्ट्रार होता है। जिला रजिस्ट्रार भी अपना डेटा मुख्य रजिस्ट्रार को देगा, मुख्य रजिस्ट्रार महारजिस्ट्रार को देता है, यही इनका मुख्य काम है। अब जैसे जिला रजिस्ट्रार के भी संबंध में यही बात होगी, उसके नीचे भी उसकी हेल्प के लिए कोई ना कोई रजिस्ट्रार बनाया जाएगा। जैसे मुख्य रजिस्ट्रार को कौन निर्देशन दे रहा था, तो राज्य सरकार। महारजिस्ट्रार को कौन निर्देशन देता है, तो केंद्र सरकार। और जिला रजिस्ट्रार को कौन देता है, तो मुख्य रजिस्ट्रार। मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन और अध्याधीन रहते हुए जिला रजिस्ट्रार जिले में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों के निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होगा कौन, जिला रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार कौन है, जो राज्य सरकार नगर पालिका पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या दो से अधिक समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी। छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उनके जैसे जिला में एक रजिस्ट्रार हो गया, जो छोटे छोटे नगर पंचायत नगर पालिका होंगे जिले में उनके लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। अब ये जो रजिस्ट्रार है ये अपना डेटा किसको भेजेगा, तो ये जो जिला का रजिस्ट्रार है उसको भेजेगा। प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गई इतिला फीस या नाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा। प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है और प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निर्देश दे हाजिर रहेगा। जो भी राज्य का हमारा मुख्य रजिस्ट्रार है वह समय बनाता है कि इस समय इनका ऑफिस रहेगा तो उनको वहाँ हाजिर रहना पड़ता है, अपने ऑफिस में ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए है
तो इनका जो नियमावली 2002 में आया था, 2003 में लागू हुआ था, इसको देख लेते हैं थोड़ा। परिभाषाएं हैं इसमें सेक्शन 2 में। इस नियमावली सेक्शन 1 में तो आपको सबको पता है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होता है। सेक्शन 2 में क्या होता है, परिभाषाएं होता है। तो इसमें अधिनियम का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 से है। प्रारूप का तात्पर्य इस नियमावली के संलग्न प्रारूप से है। धारा का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है। अब गर्भावधि का समय क्या है, तो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 6 के प्रयोजन के लिए गर्भावधि जो है 28 सप्ताह होगी। कितनी होगी, 28 सप्ताह की। धारा 4 की 4 के अधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन रिपोर्ट इस नियमावली में संलग्न विहित प्रारूप में तैयार की जाएगी और धारा 19 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट सांख्यिकी रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए जो इस वर्ष के पश्चात आए जिससे रिपोर्ट संबंधित है द्वारा सरकार प्रस्तुत की जाएगी। और जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिए प्रारूप क्या क्या है, तो इसके लिए क्रमशः जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए यथास्थिति धारा 8 या धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रार को दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना प्रारूप संख्या 1, 2 और 3 होगी। जैसा कि आपने देखा कि एक रजिस्ट्रार होता है, तो मुख्य कार्य जो है रजिस्ट्रार का है। जमीनी लेवल से रजिस्ट्रार उठाता है जन्म और मृत्यु पंजीकरण को, उनसे भी नीचे ग्राम विकास अधिकारी जो पंचायत सचिव हैं वो रजिस्ट्रार को देते हैं। रजिस्ट्रार जो है जिला रजिस्ट्रार को देगा, जिला रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रार को देगा, मुख्य रजिस्ट्रार महा रजिस्ट्रार को देगा और महा रजिस्ट्रार जो है वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करेगा, तो केंद्र सरकार को पेश करता है। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे समुचित प्रारूप में दर्ज किया जाएगा और सूचना दाता के हस्ताक्षर या उसे अंगूठे का निशान प्राप्त किया जा सकेगा। वाहन में जन्म अथवा मृत्यु अगर किसी आदमी का वाहन में जन्म होता है, किसी सचल वाहन में जन्म या मृत्यु होने के संबंध में वाहन का भार साधक व्यक्ति विराम के प्रथम स्थान पर धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन सूचना देगा या दिलवाएगा। ऐसे मृत्यु की दशा में जो धारा 8 की उपधारा 1 के खंड क 6 अंग के अंतर्गत नहीं आती है, जिसमें मृत्यु की समीक्षा की जाए, वह अधिकारी जो मृत्यु की समीक्षा करता है धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन सूचना देगा या दिलवाएगा। सब सूचनाएं कहाँ दे रहे हैं, जिला रजिस्ट्रार को। तो हमने उत्तर प्रदेश जो नियमावली था जन्म मृत्यु पंजीकरण का 2002 वाला, उसको हमने हल्का सा देखा और जन्म मृत्यु पंजीकरण 1969 को भी देखा और परिवार रजिस्टर को भी देखा। जहाँ तक हो सकता है जिस प्रकार से सिलेबस दिया गया है हमें उस हिसाब से हमने बेटर कंटेंट के साथ इसको देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई गलती हुई हो, कोई आपको लग रहा हो कमियां रह गई हैं वीडियो में, तो कमेंट भी करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको इस चैनल के अपडेट और कंटेंट मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।